नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचल में आपका स्वागत है। जी हाँ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अंतर्गत जो है आप इस वीडियो में प्राचीन भारत, जी हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री कह सकते हैं या एंशिएंट इंडिया के बारे में हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि बिल्कुल भी जो है आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही जो है ये विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। जिनको भी इतिहास से जुड़ी हुई सामान्य जानकारी के बारे में जानकारी लेनी है तो वो इस वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे जरूरी है दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल है ओमनी सेंट, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही घंटी को दबाइए इसी तरह के और साथ ही इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस और अन्य टॉपिक्स पे भी। और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, यानी एक लाइन की वस्तुनिष्ठ सवाल और जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न जो है आप इस तरह से, दोस्तों पहला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर शासन करने वाला ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है किसमें? तो ये प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में ये कहा गया है। तो अच्छे से याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को, जी हाँ, समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर शासन करने वाला ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है। ईश्वर का की प्रतिनिधि है ये, पृथ्वी पर शासन करने वाला समुद्रगुप्त को। तो ये ऐसा बताया गया है, ये प्रयाग प्रशस्ति बताया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना की गई है किससे? तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना की गई है कुबेर से, वरुण से, इंद्र से और यमराज से। ठीक है, तो जहाँ धन के देवता मानते वहीं पर मौत के भी देवता जो है, मृत्यु के भी देवता भी इनको बताया गया है कि भाई तुलना की गई है वरुण के भी और वर्षा के भी, सभी, ताकि लोग जो है भयभीत भी रहे और उनको प्रशंसा भी करते रहे। अगला जो है समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक एवं महादंडनायक था। समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक एवं महादंडनायक था और ये जो है तो हरिसेन थे। ठीक है, हरिसेन थे समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक एवं महादंडनायक। अगला प्रश्न, प्रथम सदी में, जी हाँ, प्रथम सदी का मतलब होता है पहली। ठीक है, पहली सदी हो गया ये। प्रथम सदी में जैन धर्म जो है, जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। प्रथम सदी में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया और ये थे श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ है जिनके लिए आकाश खुला है, खुला आकाशी वस्त्र है। और ये जो है सॉरी, उल्टा मैं बता रहा हूँ। जैसे श्वेतांबर का अर्थ है कि जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं वे श्वेतांबर कहलाए, और दिगंबर का अर्थ है जिनके लिए आकाशी वस्त्र है, वे खुले नग्न अवस्था में रहते हैं, भ्रमण करते हैं। तो जैन धर्म के दो भाग है। पहली सदी में इनका विभाजन हुआ था, श्वेतांबर दिगंबर में। अब कश्मीर विजय के पश्चात कनिष्क ने वहां एक नगर बसाया। कश्मीर विजय के पश्चात कनिष्क ने वहां एक नगर बसाया। वह नगर जो है कनिष्कपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कनिष्कपुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट जो है कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में, कहाँ? कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ। जिसमें बौद्ध धर्म भी दो भागों में विभाजित हुआ। और ये कौन कौन था? हीनयान और महायान। हीनयान जहाँ जो है कह सकते हैं परंपरावादी थे, और महायान जो है मॉडर्न मॉडर्न कह सकते हैं मॉडर्न बौद्धिस्ट थे। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, खासकर इंडिया से नॉर्थ और साउथ, तो कुछ कंट्रीज जो है जहाँ बौद्ध मानते हैं वहाँ पर एडवांस लोग हैं, कुछ लोग जो है अभी भी पुराने ही समय से चले जा रहे हैं। तो ये हीनयान महायान कनिष्क, ये देखिए चार बौद्ध संगीति हुआ था। एक राजगीर में, दूसरा जो हुआ था वो हुआ था तो वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। तो याद रखना होगा। नेक्स्ट जो है बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। विश्वकोश कहा जाता है महाविभाषा को। महाविभाषा को, ये पिटकों पर टिकाएं हैं। महाविभाषा क्या है? महाविभाषा पिटकों पर टिकाएं हैं। टीका लिखा जाता है ना, तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभाषा को कहा जाता है, जो कि पिटकों पर टिकाएं होते हैं। नेक्स्ट जो है सो बुद्ध पुस्तक, जिसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य, बौद्ध धर्म का
महाकाव्य कहा जाता है वह बुद्ध चरित्र कहलाता है। पुस्तक जिसे बौद्ध धर्म का पुस्तक जिसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है वह बुद्ध चरित्र कहलाता है। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता था, ये कहा जाता है किसको? बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। नेक्स्ट याद है, देखिए बुद्ध की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ हो गई। देखिए भगवान बुद्ध खुद मूर्ति विरोधक थे, लेकिन उनकी ही मूर्ति की जो है पूजा होने लगी। ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से ही शुरू, यानी ईसा के पिछले साल से है ना, ईसा के जन्म के पीछे से। और पहले मतलब जाहिर सी बात है कि फर्स्ट बीसी कह सकते हैं, फर्स्ट बीसी से जो है बुद्ध की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ हो गई। ठीक है, फर्स्ट बीसी से। नेक्स्ट जो है स्मृति ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन रचना मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन रचना किसकी मानी जाती है? तो मनुस्मृति की मानी जाती है। स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की, जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है यहाँ चलिए, नेक्स्ट है बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण कहाँ हुआ है? तो गंधार मतलब जो है गंधार कला में हुआ है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ है गंधार कला में। और गंधार कहाँ है? पाकिस्तान वाला एरिया है, समझ सकते हैं ये। इसको जैसे बामियान वगैरह आपने देखा ही होगा कि इसमें तोड़ दिया। किसने तोड़ा? बामियान में जो बुद्ध का मूर्ति था उसमें जो जो अभी शासक है, जो शासन कर रहे हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने ही तोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट जो है दक्षिण भारत में व्यापारी संघ के रूप में प्रचलित था। दक्षिण भारत में व्यापारी संघ के रूप में प्रचलित था क्या? तो ये चेट्टियार प्रचलित था। ठीक है, चेट्टियार व्यापारिक संघ के रूप में, यानी व्यापारिक संघ को चेट्टियार कहा जाता था। नेक्स्ट जो है भारत में मिले अधिकांश रोमन सिक्के, जी हाँ रोमन सिक्के, रोम के सिक्के प्राप्त हुए कहाँ से? तो ये ऑगस्टस एवं टाइबेरियस के हैं। जो भारत में जो रोमन के सिक्के मिले हैं वो जो है ऑगस्टस एवं टाइबेरियस है ना के ही है, के प्राप्त हुए हैं। मतलब ऑगस्टस नामक शासक उस पे अंकित होंगे, टाइबेरियस नामक शासक उन पे अंकित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गुप्त शासक समुद्रगुप्त स्वयं को संबोधित कर गर्व का अनुभव करता था क्या करके? तो लिच्छवी दौहित्र कहता था स्वयं को, लिच्छवी दौहित्र। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक जिसने उदयगिरी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। उदयगिरी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। संधि विग्रहिक चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक जिसने उदयगिरी में शिव मंदिर का निर्माण कराया वो है वीरसेन। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम से भी प्राचीन इतिहास में जाना जाता है, जैसे देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है देखिए समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन मिलता है प्रयाग स्तंभ लेख में। जी हाँ, इलाहाबाद का स्तंभ लेख में मिलता है प्रयाग, जो कि अब इलाहाबाद में प्रयाग ही कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल तथा हूणों के आक्रमण के वर्णन करने वाला अभिलेख कौन सा है? नाम उसका नाम है दोस्तों भित्री। जी हाँ दोस्तों, भित्री अभिलेख। नेक्स्ट है धन विष्णु का वह अभिलेख जिसमें हूण शासक तोरमान का जिक्र है। ये हूण शासक है तोरमान, उसका जिक्र है, वह धन बिंदु का विष्णु का। तो ये है एरन अभिलेख में ऐसा वर्णन है। नेक्स्ट जो है दोस्तों कि वह स्मृति ग्रंथ जिसमें उल्लेख मिलता है कि अमात्यों की नियुक्ति ब्राह्मण वर्ग से होनी चाहिए। वह स्मृति ग्रंथ, जाहिर सी बात है आप इसका तो जानते ही होंगे। जी हाँ, कात्यायन स्मृति में ऐसा उल्लेख मिलता है कि अमात्य जो थे उनकी नियुक्ति ब्राह्मण वर्ग से होनी चाहिए। गुप्त प्रशासन के अंतर्गत सबसे बड़े प्रादेशिक इकाई क्या कहलाती थी? गुप्त प्रशासन के अंतर्गत सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कहलाती थी
जी हाँ, देश, देश, ठीक है, देश। नेक्स्ट है भारत में सिले-सिलाए वस्त्र का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। भारत में जो आज के रेडीमेड कहते हैं ना, रेडीमेड कपड़ा है, ठीक है? रेडीमेड, जो आज रेडीमेड बिक रहा है, तो उसका प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ है? ये दोस्तों कुषाण काल से। कुषाण काल से सिले-सिलाए वस्त्रों का प्रचलन है, यानी रेडीमेड। कोई आप किसी से भी ये बोल सकते हैं कि भाई रेडीमेड जो है कुषाण काल से चला आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो है गुप्त काल में बिना बिना जोती गई जंगली भूमि को कहा जाता है क्या? गुप्त काल में बिना जोती गई जंगली भूमि को कहा जाता है अप्रहत, अप्रहत, अप्रहत। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गुप्तकालीन ग्रंथ जिसमें भूमि के 12 प्रकारों का वर्णन मिलता है, जिसमें भूमि के 12 प्रकारों का वर्णन मिलता है। गुप्तकालीन ग्रंथ जिसमें भूमि के 12 प्रकारों का वर्णन मिलता है, और ये है अमरकोश। अमरकोश जो है मतलब कि अमरकोश में भूमि के 12 प्रकारों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका उल्लेख मिलता है कहाँ? इसका उल्लेख मिलता है कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख से। रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका उल्लेख मिलता है कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख से। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की एक श्रेणी के ने भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इसका उल्लेख कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अब अगला देखिए दोस्तों, भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह जहां से दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार होता था। दक्षिण पूर्व एशिया, जी हाँ, दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार होता था। कह सकते जैसे कि इंडोनेशिया वगैरह समझ सकते हैं। भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह, और तो ये है दोस्तों ताम्रलिप्ति। ये ताम्रलिप्ति जो है कलकत्ता कह सकते हैं थे उस समय का। ऐसे उड़ीसा में ये वाला अभी एडजेक्ट जो है ताम्रलिप्ति उड़ीसा में है। नेक्स्ट जो है भारत चीन व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। भारत चीन व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। कौन? तो ये सिंहल द्वीप, श्रीलंका का, मैंने भारत और चीन का मध्यस्थ भूमिका निभाता था सिंहल द्वीप, यानी श्रीलंका में दुल आज जो है श्रीलंका की सरकार ने चीन को कुछ द्वीप दे दिया है ना, गिरवी रख दिया है, बेच दिया है कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है सो गुप्त काल में अधिराज्याधिकारियों को वेतन नगद न प्राप्त होकर राजस्व का एक चौथाई भाग वृत्ति के रूप में सुरक्षित रहता था। गुप्त काल में राज्याधिकारियों को वेतन नगद न प्राप्त होकर राजस्व के एक चौथाई भाग वृत्ति के रूप में सुरक्षित रहता था। उल्लेख किया है किसमें? तो ये लेख वेनसोंग ने किया है, वेनसोंग ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह ग्रंथ जिसमें कृषि को शूद्रों का कर्म बताया गया है। वह ग्रंथ जिसमें कृषि को शूद्रों का काम बताया गया है, वो कौन सा ऐसा ग्रंथ है? तो दोस्तों यह ग्रंथ जो है नृषि पुराण में बताया गया है। वो ग्रंथ का नाम है, वो पुराण का नाम है नृषि, जिसमें बताया गया है कि शूद्र ही जो है कृषि का काम करेंगे। नेक्स्ट जो है दान देना, यज्ञ करना शूद्र का कर्तव्य बताने वाला ग्रंथ है, कि भाई दान दीजिए, यज्ञ करिए, ये शूद्र का कर्तव्य है। ये कौन बताया है? तो ये मार्कंडे पुराण बताता है। मार्कंडे पुराण बताता है कि शूद्र को दान देना चाहिए और यज्ञ भी करना चाहिए। नेक्स्ट है शूद्रों को राजा का नाशक कहा गया। शूद्रों को राजा का नाशक, जी हाँ, शूद्रों को राजा का नाशक कहा गया है, और ये कहा गया है महाभारत के अनुशासन पर्व में। शूद्रों को राजा का नाशक कहा गया महाभारत के अनुशासन पर्व में। कहाँ? अनुशासन पर्व में। ठीक है, तो 18 पर्व है महाभारत में। आपको नहीं पता है तो याद रखिए, 18 पर्व का मतलब 18 दिन से है। महाभारत जो 18 दिन में लड़ा गया था, तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सबसे पहले करने वाले थे कौन?
दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सबसे पहले करने वाले थे नारद। जी हाँ, नारद थे। ठीक है, तो दोस्तों ये कैसा लगा मुझे अपने जरूर बताइए। और एक और स्लाइड में चलिए। पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल की घटना का वर्णन मिलता है। पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल की घटना का वर्णन मिलता है पतंजलि के महाभाष्य में। पतंजलि का महाभाष्य याद रखिएगा, पतंजलि का ही महाभाष्य है लिखा हुआ। नेक्स्ट है तो यवनों के आक्रमण का उल्लेख करने वाला ग्रंथ कौन सा है? यवनों के आक्रमण का उल्लेख करने वाला ग्रंथ जो है गार्गी संहिता है। गार्गी, यह गार्गी संहिता। नेक्स्ट है तो भारत की प्राचीन व्यापारिक गतिविधियों का विवरण देने वाले ग्रंथ है। भारत की प्राचीन व्यापारिक गतिविधियों का विवरण देने वाला ग्रंथ है। व्यापारिक ग्रंथ है ना, प्राचीन व्यापारिक गतिविधियों का विवरण देने वाला। तो स्ट्राबो का भूगोल और प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री का कह सकते हैं, याद रखिए। स्ट्राबो की किताब है भूगोल और प्लिनी का किताब है नेचुरल हिस्टोरी का। तो दोनों का अलग अलग से नाम भी याद रख सकते हैं। और ये दोनों किताब जो है प्राचीन व्यापारिक गतिविधियों का बताता है कि भारत कहाँ व्यापार करता था। नेक्स्ट है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम बैक्टीरियाई यूनानी शासक जिसने 183 ईस्वी पूर्व में पंजाब पर, जी हाँ, पंजाब पर अधिकार कर शांकल को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये 183 ईस्वी पूर्व में ऐसा कुछ नहीं किया था। तो दोस्तों ये डेमेट्रियस प्रथम ने किया था। डेमेट्रियस प्रथम जो है इसने किया था। फिर से समझिए इस बात को ताकि अच्छा लगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था कि भारत पर, जी हाँ दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम बैक्टीरियाई यूनानी शासक जो कि 183 ईस्वी पूर्व है ना बीसी में पंजाब पर अधिकार कर शांकल को अपने राजधानी बनाई थी। तो ये थे डेमेट्रियस प्रथम। ठीक है, डेमेट्रियस प्रथम। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यूनानी शासक जिसे बौद्ध साहित्य में मिलंद के नाम से जाना जाता है। मिलंद के नाम जाना जाता है यूनानी शासक को। ये है मिलंद, जो मिनांडर को मिलंद को बोलते हैं। मिनांडर को ही मिलंद बोला जाता है। ठीक है, इस तरह समझिए। बौद्ध साहित्य में प्रसिद्ध यूनानी शासक था मिनांडर। नेक्स्ट है मिनांडर के सिक्के भड़ौच के बाजार में खूब चलते थे। मिनांडर के सिक्के भड़ौच के बाजार में खूब चलते थे। इसका उल्लेख किया है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। इसका उल्लेख किया गया पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। ठीक है, नेक्स्ट जो है सो यूनानियों के गंगा नदी और पाटलिपुत्र तक आक्रमण करने का उल्लेख किया है। यूनानियों के गंगा नदी और पाटलिपुत्र तक आक्रमण का उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये उल्लेख जो है स्ट्राबो ने किया है। तो दोस्तों आप तो समझ चुके हैं कि कितना इंपॉर्टेंट कितना था, सभी परीक्षाओं के लिए सबसे उपयोगी है। तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लगातार देखते रहिए और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।